शुरू करते हैं जी, प्लीज स्टार्ट। नमस्कार सभी को और गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से, आपकी तरफ से गुड इवनिंग। तो जी आपने मिस्टर नागरा के साथ जो मैंने इतना संबंध बनाया है, तो आप तक पहुंचने का, पूरे वर्ल्ड में पहुंचने का, तो उसके लिए नागरा जी का भी मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। थैंक यू। एक मैं बात जो है बीच में साझी करना चाहती हूँ कि ये अंतर्मन नाम जो है, ये मेरी अपनी ग्रुप का नाम था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से मतलब वहां पर मेरे डॉक्टर कैलाश सिंघल जो हिंदी के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने शुरू किया था कुछ हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप अंतर्मन। तो मुझे लगा कि ये अब ये अंतर्मन को खोल देना चाहिए कि क्या चीज है। तो आप सबका साथ मिलेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, मतलब सभी भाषाओं से हम जुड़ेंगे। डॉक्टर शैलजा जी आपका स्वागत है, आप आए हैं क्योंकि मैं चाहती थी सारे कनाडा से भी जो है वो कनेक्ट हों। तो कनेक्ट सारे ही हो गए हैं। डॉक्टर जो अपने डॉक्टर हरमिंदर बेदी, उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सभी बार बार हम यूज नहीं करते जूम को, पहली बार आ रहे हैं, कई मैं भी दूसरी तीसरी चौथी बार ही आ रही हूँ, लेकिन तभी मेरी कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है क्योंकि मैं मोबाइल से चलती, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो डॉक्टर कैलाश सिंघल के कारण जी मैंने ये बनाया क्योंकि बहुत बड़े भाषा विज्ञानी थे और कहानी पर उनका था, और मुझे कहानी पर और कविताओं पर चलने के लिए उन्होंने ही मतलब किया। तो मैं अंतर्मन के एक ग्रुप जो बनाया है, सभी को मिलाकर चले, तीनों भाषाओं को, ट्राइलिंगुअल है, तो इन तीनों भाषाओं का आप जलवा देखेंगे। थोड़ा सा जितना भी कोशिश होगी मैं आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगी। तो चंद शब्दों से मैं शुरू कर रही हूँ, अंतर्मन को पिटारी खोल रही हूँ। जीवन की मोटी जिल्द तले हम फटी पुरानी पुस्तक हैं। जीवन की मोटी जिल्द तले हम फटी पुरानी पुस्तक हैं। अनुभव दीमक बन जाते हैं, कुछ स्वप्न घास बन उग आते हैं। तो हमारे जो स्वप्न है घास की तरह उग गए हैं, और जिस स्वप्न आपको पता है घास जो है मखमली भी होती है और घास से जीवन चलता है। सबसे पहले मैं इसमें डॉक्टर साहब का ही रखा था, उनसे स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आना चाहता। वो डॉक्टर अपने केंद्रीय महाविद्यालय हैं, उनके चांसलर हैं, तो वहां पर उनको काम था, लेकिन मैंने कहा चलो आप स्टार्ट करना, तो आप आ जाना, उसके बाद फिर हम देखेंगे। दूसरे मैंने हमारे साथ जुड़ना था डॉक्टर लखविंदर सिंह जौहल जलंधर से। अब उनको भी काम पड़ गया क्योंकि वो आर्ट काउंसिल चंडीगढ़ के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं कहा ठीक है, आपको फिर किसी वक्त पंजाबी में ले लेंगे। आज मैं और जो बता दूं, जो नागरा साहब भी बताएंगे आके, कि आज हमारे शिव कुमार बटालवी जी का दिन है, तो उनको हम ये डेडिकेट करेंगे ये वाला जो सारा प्रोग्राम। तो इसके बाद मैं शुरुआत ही अपने दोस्त मित्र प्रोफेसर गुरदीप धीर गुल से शुरू करती हैं। तो गुरदीप जी आपका स्वागत है। बेसिकली गुरदीप जी को मैं बहुत बड़े लम्हों से जानती हूँ, और ये गुरदीप जी मेरी जो बेटी है जिसके पास मैं कनाडा में, उनकी टीचर भी रही हैं। जितने जी आप खूबसूरत हैं, शिमला से बॉर्न है इनका, तो उतनी इनकी गजल माशाल्लाह, क्या कहने इनके। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज जीसीजी सेक्टर 11 चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ बिलोंग करती हैं। साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ाते हैं हम राइटर के तौर पे, हमारे लिए गुल है। तो गुल ने उर्दू, आप हैरान हो गए कि इनके उर्दू में कैसे कैसे जो इन्होंने शब्द दिए हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ। इन्होंने डिप्लोमा किया उर्दू का, 4 किताबें आ चुकी हैं, रिसर्च पेपर 8-10 रिसर्च पेपर भी हैं। और चंडीगढ़ साहित्य, हमें नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने इनका बायोडाटा पढ़ा तो चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से इन्हें 2 बारी पुस्तक का अवार्ड मिल चुका है। आबसार कोसे कुछ है, जिसका मतलब इंद्रधनुष होता है। मुझे तो कोसे कुछ है नहीं पता था, लेकिन उर्दू में इनका जब काव्य संग्रह का नाम पूछा तो उसमें लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष इसका नाम है। तो अश्क निशान नहीं छोड़ते कसीदे खातून, जो काव्य संग्रह इनके अभी प्रकाशित होने हैं, पर इतनी देर से लिख रही हैं, इतनी संस्थाओं में जाती हैं, इतना कुछ करती हैं, लेकिन अभी किताबों के जरिए इन्होंने सिर्फ हमें 2 ही किताबें दी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये 2 किताबें और इनकी शीघ्र आएंगी, ताकि ये उर्दू की छाप जो है हमारे मनों पर और छोड़ के जाए। तो गुल जी मैं आपको आने के लिए कहूंगी कि आप प्लीज कोई खूबसूरत सी गजल
ऐसे सुना है जिसमें उर्दू के शब्द तो होंगे ही, मुझे मालूम है, लेकिन हमें सबको इसके अर्थ नहीं मालूम है। साथ साथ बाद में बता देना इसके थोड़े से इसका मतलब क्या है, ताकि मैं भी आत्मसात कर सकूं। तो आइए प्लीज गोल जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंडीगढ़ से गुरदीप गुल बोल रही हूँ। मेरी 2 किताबें तो पोएट्री में हैं, लेकिन 2 और भी हैं मेरी किताबें साइकोलॉजी की। एक टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी और एक डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी है, वो भी मैंने लिखी थी। चलो, मुझे महफिल का आगाज करने को बोला है, तो मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ममनून हूँ। तो सबसे पहले मैं एक शेर जो हमारे दूसरे वतन में भाई बहन रह रहे हैं, नागराज साहब और उनको और सब दीपों को नजर करती हूँ, तो शेर है, जब से दिल गम से वाबस्ता हो गया, जब से दिल गम से वाबस्ता हो गया, गजल तराशों से रिश्ता हो गया। तो इन सब शेर आप सबसे एक रिश्ता कायम हो गया है, चाहे आप समुद्र पार बैठे हैं, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हो गया है। तो एक शेर अर्ज करूंगी। लोग कहते हैं हम में गर्मी है जज्बात नहीं, लोग कहते हैं हम में गर्मी है जज्बात नहीं, और ये दिन रात का जलना क्या कोई बात नहीं। तो एक मैंने अभी लॉकडाउन में 2 शेर लिखे थे। तो कोरोना के ऊपर के बहुत से लोग कोरोना की बात करते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, तो उस हवाले से शेर लिखे हैं। छोड़े कोरोना और अब मीठी सी कोई बात करें, छोड़े कोरोना और अब मीठी सी कोई बात करें, है दिन अभी मुनव्वर, मुनव्वर रोशन को कहते हैं, है दिन अभी मुनव्वर, तो क्यों जिक्र रात करें। और एक कतरा कतरा जी ले अब, जो जी अपने बस में है, जो जिंदगी अभी हमारे पास है उसको तो जिए। कतरा कतरा जी ले अब, जो जी अपने बस में है, खौफे कजा को भूल कर खुशबाश ये लम्हात करें। खौफे कजा मौत के डर को भूल कर जो आज का लम्हे हैं उन्हें तो जिए। तो कतरा कतरा जी ले अब, जो जी अपने बस में है, खौफे कजा को भूल कर खुशबाश ये लम्हात करें। तो एक शेर, एक गजल के चंद मिसरे, आसान सी है, ज्यादा उर्दू की मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। तो घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में। तो ये तन्हाई का आलम है, तो सबका शायद ऐसी कैफियत तो होती होगी। तो घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में, इंसान खो गए हैं फरिश्तों की भीड़ में, इंसान खो गए हैं फरिश्तों की भीड़ में। तो नाआशना ख्याल हैं जज्बे हैं अजनबी, नाआशना मीन्स दोस्ती ना रहना, नाआशना ख्याल हैं जज्बे हैं अजनबी, वाकिफ नहीं है कोई भी चेहरों की भीड़ में। तो शेर अर्ज करती हूँ। दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां, दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां, अल्फाज खो के रह गए हरफों की भीड़ में, अल्फाज खो के रह गए हरफों की भीड़ में। तो शेर अर्ज है। मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से, मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से, संगे मील माइलस्टोन को बोलते हैं। मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से, वो नक्शे पा तो मिट गए कदमों की भीड़ में, नक्शे पा कदमों के निशान। तो मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से, वो नक्शे पा तो मिट गए कदमों की भीड़ में। तो मक्ता अर्ज कर रही हूँ। मक्ता आखिरी शेर बोलते हैं गजल का। गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो, गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो, लाखों गौहर बहे यहाँ लहरों की भीड़ में। तो गौहर बोलते हैं प्रेशियस ज्वेल्स को, प्रेशियस ज्वेल्स। तो गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो, लाखों गौहर बहे यहाँ लहरों की भीड़ में। तो घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में, इंसान खो गए हैं फरिश्तों की भीड़ में। तो शुक्रिया, अगर आप कहोगे तो मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया गुल जी, हमारे लिए गुल हैं, खिलते रहिए।
बहुत खूबसूरत। नागराज साहब आगे हैं डॉक्टर बेदी? नहीं जी, अभी नहीं आए जी, मैंने उनको सेंड भी किया है लेकिन अभी आए नहीं है वो। उनसे बात की आपने? नहीं, बात नहीं मैम की मैंने अभी। नो बात कर लेना प्लीज, वो वेट प्लीज। कर रहे हैं इनसे। ओके हमें आगे चलती हूँ, आप बात कर लीजिए। अपने विकेश निझावन जी हमारे सामने आ गए हैं। विकेश जी, विकेश निझावन जी, विकेश जी आवाज सुन रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही। हाँ जी, हाँ जी। विकेश निझावन जी को वैसे मतलब इनके बारे में मैं जितना बताऊंगी उससे ज्यादा ही आप समझना, क्योंकि इनको सभी जानते हैं। इनको मैं सबसे पहले पता नहीं अचानक कि मेरे ख्याल विनोद खन्ना जी ने मिलाया था मुझे आपसे। तो ये अंबाला से बिलोंग करते हैं और हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। और एक इनकी मैगजीन है पुष्पगंधा, जिसके जो एडिटर हैं, संस्थापक हैं, अंबाला से हैं बेसिकली जे। और इनको वैसे बहुत बढ़िया कहानीकार और बहुत बढ़िया कवि हैं। इनकी मैंने कहानियां पढ़ी तो मैं दंग रह गई कि मैंने अभी तक इनकी कहानी पहले क्यों नहीं पढ़ी, जबकि इनकी कहानी 300 से ऊपर कविताएं और कहानियां छप चुकी हैं। हंस जैसे मैगजीन से जितने भी मैगजीन आप हिंदी के देख लो, उनमें सभी में इनके कुछ ना कुछ कहानियां कविताएं छपी हैं। जो धर्मयुग से लेके जितना भी आप कभी पढ़े इनकी, मतलब इनका जो हमने सभी का बायोडेटा जो मांगा है ना, उसका एक मतलब भी है, क्योंकि हमने उसको शायद हम किसी जर्नल में उसको बाद में दे सके। तो इनकी कहानियां धर्मयुग से साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, हंस, कदम्बनी, कथा देश, वर्तमान साहित्य हरिगंधा और हिंदी चेतना बागर्थ और नवभारत टाइम्स, शिखर, विभोर स्वर, सब में इन्होंने कहानियां इनकी बहुत आई और चर्चित भी रही हैं। इनके बेसिकली इनको पांच जो कविता संग्रह हैं और 10 कहानी संग्रह हैं। 2 उपन्यास हैं, एक लघु कथा कुछ है, और मतलब लघु कथा का संग्रह है, और कुछ बाल पुस्तकें हैं। हरियाणा साहित्य अकेडमी से इन्हें कितनी बार इनाम से सुशोभित भी कर चुके हैं। तो जितना आप मैंने कहा उससे ज्यादा आप समझ के, तो मैं विकेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप कोई बड़ी खूबसूरत सी एक या आप अपना समय ले सकते हैं 5 मिनट में सुना दीजिए प्लीज। स्वागत है आपका। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। दर्द की तख्ती पर। कहीं फिर जंगल की किसी परी ने छड़ी घुमाई और मैं बोझ से आदमी बन गया। कहीं फिर जंगल की किसी परी ने छड़ी घुमाई, मैं बोझ से आदमी बन गया। जंगल में जो आग थी मैं उसे हथेलियों पर धर लाया। जंगल में जो आग थी मैं उसे हथेलियों पर धर लाया। हवाएं जो जंगल में चलती थी उन्हें भी घर तक साथ ले आया। आग और हवा का रिश्ता तुम जानते ही हो। आग और हवा का रिश्ता तुम जानते ही हो। हवाएं जब चलती हैं आग शोला बन जाती है। हवाएं जब चलती हैं आग शोला बन जाती है। मैं इन्हीं शोलों पर चलता रहा। इन इंसान के बनाए ऊंचे ऊंचे महलों में पलता रहा। हवाएं जब चलती हैं आग शोला बन जाती है। मैं इन्हीं शोलों पर चलता रहा। इंसान के बनाए ऊंचे ऊंचे महलों में पलता रहा। लेकिन अजीब बात है, महल खामोश हैं, जबकि जंगल में पेड़ बातें किया करते थे। लेकिन अजीब बात है, महल खामोश है, जब जंगल में पेड़ बातें किया करते थे। महल में अंधेरा है, जबकि जंगल में जुगनू साथ चला करते थे। महल में निरंतर चीख है, जबकि जंगल मल्हार बुना करते थे। घर लोग
सपने हो गए। घर के लोग सपने हो गए, साथ चल तो रहे थे, पर आधे ही रास्ते में खो गए। अब महल की अधपुती दीवारों से मेरा रिश्ता हो गया है। अब महल की अधपुती दीवारों से मेरा रिश्ता हो गया है। मैंने सांसों में भर ली है कमरों की घुटन, गुलाब की पंखुड़ियों से भी होने लगी है चुभन। अब बिस्तर माँ की लोरी नहीं सुनाते, अब बिस्तर माँ की लोरी नहीं सुनाते, बारूद भर लगे हैं। कुछ भी आधी रात को सोए सोए ही विस्फोट हो जाए और मेरा कंकाल ताउम्र अपने टुकड़े ढूंढता रह जाए। हाय, यह बारूद कौन बिछा गया? हाय, यह बारूद कौन बिछा गया? आकांक्षाओं की कटारी मेरी आंखों में कौन लटका गया? हर दर्द की तख्ती पर मेरे दस्तखत कौन करवा गया? अब कोई तो उस परी को बुलाए, अब कोई तो उस परी को बुलाए, फिर से वह अपनी छड़ी घुमाए, ताकि मैं आदमी से बुत मैं चलती हूँ। वो डॉक्टर बेदी का नहीं लग रहा और वो मुझे कॉल कर रहे हैं बार-बार। बहुत ही अच्छी रचना थी केश जी, बहुत अच्छी रचना। थैंक यू। रचना बहुत अच्छी थी केसी की। हाँ जी, आगे मैं ना ये क्लॉक वाइज ही चल रही हूँ। आपके जो जितना भी लिखा लगा हुआ आपके देख रहे हो उसमें हमारे जो नाम लिखे हुए हैं, तो उसमें आगे मैं बुलाती हूँ अपने कनाडा के ही डॉक्टर शैलजा सक्सेना। डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ आपकी बड़ी मधुर यादें जुड़ी हैं सिर्फ फोन से ही। हम मिले नहीं कभी, आज मैं आपको रूबरू देख रही हूँ और ऐसा लग रहा जैसे कि मैं बहुत देर पहले से आपको जानती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं 2012 में आपकी एक संस्था है जिसके आप सह संस्थापक हैं, हिंदी गिल्ड। हिंदी गिल्ड आप फेसबुक में देखिए, बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं इनके और बड़े अच्छे फंक्शन होते हैं। हिंदी सांस्कृतिक फंक्शन और हिंदी के जो प्ले हैं, ड्रामे हैं, जो नाटक हैं, इन पे इनकी बहुत ज्यादा पैठ है और ये अपने सहयोगों के साथ इन सबको लेके चलते हैं। तो हिंदी गिल्ड राइटर्स गिल्ड की जो निदेशिका संस्थापक हैं, इन्होंने पीएचडी की है। डॉक्टर मैं शैलजा सक्सेना को पहले ही लगा रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हुआ है दिल्ली से। अच्छा, पंजाब जे अपने पीएचडी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, और मैक मास्टर यूनिवर्सिटी हैमिल्टन से इन्होंने मैनेजमेंट में किया हुआ है। एक वेब पत्रिका निकालती हैं। एक में जिससे ज्यादा अट्रैक्ट हुई है वो है हाशिए उलांगती औरत प्रवासी वुमन पे, ये रमणिका फाउंडेशन वाले जो दिल्ली इन्होंने छापी थी, उसमें विजय छपी हुई है। और कहानी, कविता, नाटक के निर्देशन, एक्टिंग, इनका क्या कुछ ना जुड़ा लिया। मैं क्योंकि सबसे पहले जब मैं कनाडा में आई थी तो हिंदी का मुझे एक ये ही प्लेटफॉर्म मिला था जिसमें मैंने मेरी किताबें भी, आप कमाल की बात है कि मेरी कहानी संग्रह था रेत का रिश्ता, तो ये तो उस दिन नहीं पहुंच सकी, लेकिन इनकी जो सदस्य हैं पूनम जी, वो पहुंचे थे। और रेत का रिश्ता मेरे पास सिर्फ 2-3 कॉपी होंगी और सबने मुझसे मांगी कि आप प्लीज हम खरीदना चाहते हैं, दे दिए। 2-3 किताबें जो मेरी थी वो भी इन्होंने मेरे से खरीद ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है डॉक्टर शैलजा सक्सेना। मैंने आपकी कविताएं सुनी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत कविताएं लिखते हो और ये एक्टिंग भी करते हैं, निर्देशक भी करते हैं। तो आप आज कनाडा को मतलब छा जाने दो हमारे चंडीगढ़ में और हमारे इन जितने भी डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर्स हैं जो बैठे हैं, तो इनमें आप अपनी कविता लिख के आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। अच्छा लग रहा है, सब नए लोगों से सामने से बातचीत हो रही है, चंडीगढ़ के लोगों से और यहाँ के लोगों से भी। तो इस समय आपने यहाँ पे ये आयोजित किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी और बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी 4 लाइनों वाली जो 2 मुक्तक हैं उनसे शुरू करती हूँ बात को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गहन अनुभवों की कथा लिख रही हूँ, गहन अनुभवों की कथा लिख रही हूँ, मेरे दिल ने जो कहा वो सब लिख रही हूँ। मैं अपने बिखरने को पढ़ते हुए अब
संवरने को जो कुछ मिला लिख रही हूँ। मैं अपने बिखरने को पढ़ते हुए अब संवरने को जो कुछ मिला लिख रही हूँ। और एक अभी जब उर्दू शायरी कर रही थी जो मैम, तो वो बहुत अच्छा सुंदर कर रही थी, तो उससे मुझे अपनी 4 लाइनें भी याद आई कि आजकल कोई बात किसी की लगती नहीं, कि दिल से निकले तो दुआ लगती है, दिल से निकले तो दुआ लगती है, दिल से निकले तो कज़ा लगती है। आप हर बात ऊपरी बोले, आप हर बात ऊपरी बोले, न दुआ लगती है न कज़ा लगती है, न दुआ लगती है न कज़ा लगती है। अब छोटी सी एक कविता है मेरी, शीर्षक है तुम। प्रेम की है, कुछ अलग अंदाज की है, आशा है आपको अच्छी लगेगी। तुम रात ओढ़कर मेरी नींद के सकोरे में सपनों के कुछ सिक्के डालकर कहाँ निकल गए। तुम रात ओढ़कर मेरी नींद के सकोरे में सपनों के कुछ सिक्के डालकर कहाँ निकल गए। मैं पेड़ पर टंगे चांद पर पांव जमा उचकती हूँ, तुम्हें बादलों के पीछे ढूंढती हूँ। शायद तुम पहाड़ों पर पांव रखकर दौड़ गए हो। मैं पगलाई हवा सी हर खो में, हर गुफा में तुम्हें ढूंढती हूँ। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तुम शायद आकाश गंगा के किनारे निकल गए हो टहलने, तुम शायद आकाश गंगा के किनारे निकल गए हो टहलने। तुम्हारे पांवों के निशानों पर जाने कौन तारों के फूल चढ़ा गया है कि निशान भी छिप गए हैं। मैं तुम्हें ढूंढूं तो कैसे। दिशाएं गूंज रही हैं, तुम्हारी बांसुरी की धुन कांप रही है मेरे भीतर। मैं धरती सी प्रतीक्षा में हूं कि अब बरसो, अब बरसो। तुम नहीं आए तो पहनकर भोर की जोगिया चादर निकल जाऊंगी मैं भी घर से बाहर। फिर दिन की किरणों में बंध कर ओस सी सोख ली गई तो दोष मत देना मुझे। जानती हूं मेरा होना जितना कम है, मेरा ना होना उससे भी कम। जानती हूँ मेरा होना जितना कम है, मेरा ना होना उससे भी कम। पर तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत बड़ा है, बड़ा है। इसी आधार पर तो मेरा होना खड़ा है। पर तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत बड़ा है, इसी आधार पर तो मेरा होना खड़ा है। इसी स्वार्थ में भरकर अपनी देह के भीतर चेतस की कुठरिया से आकाश गंगा तक बेचैन चक्कर लगा रही हूँ। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। धन्यवाद। ही खूबसूरत कविता सुनाई है, जो बाद में आपको पता लगेगा जब आप ऑनलाइन लोग देखेंगे और ये यूट्यूब से देखेंगे। जो मेरी जो फ्रेंड्स है सारी चंडीगढ़ की, जलंधर की, अमृतसर की और जो अपने कनाडा के भी एक और हैं वहाँ से जो कश्मीर से हैं, तो वो भी आपको वो तो दाद देते ही हैं, मुझे मालूम है उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो मेरी मुराद उनसे आगे अपने विद्या भूषण धर जी से है। विद्या भूषण धर जी, हाँ जी आप हैं? हाँ जी धर साहब, एक मिनट में क्या आपका माइक। हाँ जी हाँ जी प्लीज। सुन रहे मेरे को निर्मल जी? नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। इतने दिग्गज कवियों के बीच में मैं खुद को पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सबको मेरी कविता पसंद आएगी। सबसे पहले तो निर्मल जी ने सबको बताया होगा कि मैं बेसिकली मेरा जन्म कश्मीर में हुआ था और मैं भी बताऊंगी आपका प्लीज विद्याधर भूषण जी आप थोड़ा सा इंतजार किए, मैं इनके बारे में बताती थी तो एकदम से आवाज देख मुझे नजर नहीं आ रहे थे आप। तो विद्याधर भूषण जी से जो सॉरी धर साहब से मेरा जो मिलना है वो बड़े मिरेकल एक तरह का था, जादूमय था जे कि मैं इनसे अचानक ही कहाँ मिली तो मैं कनाडा में ही हूँ और जानती तक भी नहीं थी इनसे, पर एक ना कश्मीरी फोरम से जो मिले हैं, बेसिकली जो श्रीनगर से हैं। तो एक मेरे एक दोस्त हैं जम्मू से, कश्मीरी हैं, वो भी विस्थापित कश्मीरी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी जम्मू एंड कश्मीर, ये वाली किताब है।
तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जी, उन्होंने कहा कि आप धर साहब से मिलो और जो मेरी किताब आई है, क्योंकि उन्होंने विस्थापित कश्मीरी होने के नाते जितना भी अपना दुख दर्द था इस किताब में लिखा है। तो मैं इनसे मिली, इन्होंने मुझे एक किताब, हमारे एक राजीव जी हैं दिल्ली, अपने अमेरिका से, राजीव मल्होत्रा, उनसे हमने इस किताब को आगे इसका विमोचन कराया। और ये किताब, लेकिन कश्मीरी थोड़े से कंजूस हैं किताब उन्होंने कोई खरीदी नहीं है, मेरे को लगता है कुछ खरीदे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली उसकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है और यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च स्कॉलर है, बहुत बड़ा, अभी 35 साल का हो गया, तो आप मदद करेंगे। तो मैंने खरीदी है वैसे किताब, वो मैंने खरीदी है। एक नहीं खरीदी, आपने बहुत ज्यादा करनी है, चलो वो बात की बात है। थैंक यू जी। अपने डॉक्टर बेदी, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग, डॉक्टर बेदी हैज जस्ट ज्वाइंड, सो हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन आप विद्याधर जी से कंटिन्यू करूंगी इसके बाद। हाँ जी, ठीक है, प्लीज गो अहेड। प्लीज। तो बेसिकली जी, जब मैंने इनको पूछा कि आप कविताएं लिखते हैं, तो कहते हैं हाँ मैं कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन बेसिकली जी हिंदी गिल्ड से ही जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन रेडियो में बहुत इन्होंने काम किया, श्रीनगर से, जम्मू से, और एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन में भी सम्मिलित होते हैं। अपने डॉक्टर शैलजा जी हैं, इन्होंने आधे अधूरे अंधा युग वगैरह जैसी एक्टिंग उसमें किया और निर्देशन भी किया, डायरेक्शन भी दिया, तो इनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो मैं इन्होंने जब कश्मीरी फोरम में बुलाया, तब मैंने इनके साथ एक तादाद में जुड़ा कि हाँ भी, ये कश्मीरी जो फोरम है, हमारे जितने भी आए हैं इंडिया के, पंजाबी के साथ है, पंजाबी लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं और यूपी से हैं, और हमारे हिंदी वाले तो चलो, हिंदी पंजाबी तो सारे जग में है, लेकिन इनका एक ऐसे फोरम है, सब जुड़ते हैं, कम्युनिटी अपने हैं, तो जुड़ने से ही हम एक दूसरे से विचारों का तादाद में कर सकते हैं। तो तादाद में से जो कविताएं फूटती हैं, चाहे हम जितने मर्जी, कोई डॉक्टर है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई प्रोफेसर है, लेकिन हमारा जो संबंध है वो संवेदना से है, हम बड़े इमोशनल लोग हैं। तो इस इमोशनलता को लेके इन्होंने अपने दर्द को जो बयान करते हैं, तो मैं कहती हूँ प्लीज अब दर्द छोड़ो, सुख को मतलब भोगिए और सुखी सबको सुख बांटिए। तो धर साहब, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कोई अच्छी सी कविता हमारे। धन्यवाद निर्मल जी, बहुत शेयर करें। थैंक यू। मेरी कविताओं में ज्यादातर जो है विस्थापन का दर्द उभरा है। मेरी लेखनी में आज तक जितनी भी लघु कथाएं हैं, कविताएं हैं, उनमें मैंने कोशिश हमेशा ये करी है कि विस्थापन का जो दर्द है, अब आप ये सोचिए कि 30 साल पहले हम विस्थापित हुए कश्मीर से, और आज तक हमें जाने का कभी मौका नहीं मिला। सरकारें आई, सरकारें चली गई, बट आज भी हम कोशिश करते हैं कि हम कभी घर वापस जा सकें। तो एक छोटा सा एक कविता कहें या ऐसे एक कुछ अंशावली कहें। पहले हम घर के अंदर रहते थे, वो प्यारा मेरा घर जो खो गया है कहीं, अब घर रहता है हमारे अंदर, पोशीदा। पोशीदा यानी इनविजिबल, अदृश्य। और मेरी कविता जो है, कविता का शीर्षक है चुप रही वितस्ता। वितस्ता जो है वो झेलम नदी का पौराणिक नाम है, काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में। कविता का शीर्षक है चुप रही वितस्ता। चुप्पी जवाब नहीं हर प्रश्न का, क्यों तुम बहती रही चुपचाप। हुआ एक प्रलय, ऋषि भूमि लहूलुहान हुई, चीखो पुकार से घाटी गुंजायमान हुई, पर तुम बहती रही चुपचाप। जो थे तुम्हारे तटों पर बसे, जो थे ईश्वर की कृपा का पात्र, स्वर्ग भूमि के थे जो थे वासी, प्रहरी बनकर खड़े थे चीड़ और देवदार। हुआ उसी माँ का आंचल तार तार, जब हम हुए घरों से बेघर, हुआ वन गमन का आदेश, हुए रिफ्यूजी हम अपने ही देश। आज 30 साल बाद भी बैठे हैं हम विस्थापित, दिशाहीन। कहा था कृष्ण ने, जब होगा धरती पर पाप लीला, आऊंगा मैं तुम्हारा उद्धार करने अवतार बनकर, पर नहीं आए प्रभु। शायद महाभारत में आने का प्रण था, इस भारत की आस टूट रही है क्षण क्षण में। न आए श्री राम और गौतम बुद्ध, हे मां वितस्ता अब बन जा तू ही धार गंग। बह निकल गंगाधर की जटाओं से, उठा ले शंख और त्रिशूल, रचा ले तांडव फिर से एक बार, बुझा ले आतंक की विकराल अग्नि को, पावन कर ले महारागी और श्री ऋषियों की पावन भूमि को। मां सुन ले प्रार्थना हमारी, न कर अब देर, हुआ बहुत अंधेर, पर तुम चुप हो आज भी। चुप्पी जवाब नहीं हर प्रश्न का, क्यों तुम बहती रही चुपचाप।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत नहीं, अच्छे आप जी, बहुत अच्छे। छोटी सी कुछ और तो नहीं सुनाना चाहेंगे? बस एक लास्ट वाला है। मैं स्वतंत्र भारत देश का गुलाम शरणार्थी, मैं ओके, सुना स्वतंत्र भारत देश का गुलाम शरणार्थी, विवश हूं घर से दूर रिलीफ कमिश्नर की गुलामी के लिए, रिलीफ की लंबी कतार में खड़ा मेरा अधेड़ पिता खोज रहा है चिलचिलाती धूप में ठंडे चिनार की छांव। वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी थी ये। खुशी आपका हुई, अनुभूति हुई। आपका दर्द ही इसमें छलकता है। मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ, तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमारे बीच में एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का स्टूडेंट, जहाँ उसने पीएचडी की है और आजकल वो लवली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं। लेकिन इनमें इतना जुनून है कुछ कर गुजरने के लिए हिंदी का। मेरी मुराद अनिल पांडे से है। अनिल पांडे वो क्या कहते हैं, हाजिर हो ताकि आपके बारे में कुछ, हाँ, मुझे प्रणाम राजे। और इन्होंने आजकल जो ना, जब फेसबुक इनका खोलें तो धड़ाधड़ ऐसे ये मारते हैं तीर तलवार से, शब्दों से, कि कविता पर आक्षेप करना, कविता कैसी है, नवगीत पर इनका आजकल नवगीत पर इनका बहुत ज्यादा वो चल रहा है कि नवगीत होना कैसा चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने धड़ल्ले से, देखो, एक तो है कि आदमी छुपा के बात करता है, लेकिन धड़ल्ले से नाम लेके जब बात करते हैं ना कि ऐसे कैसे इन्होंने क्या लिखा है और अपने आप को सर्वोपरि मान के क्या अपना सामने एक मुलम्मा सर चढ़ा है, वो तो चमड़ी उधेड़ देते हैं एक तरह की। तो इनकी एक पत्रिका चल रही है आजकल, जो इन्होंने पहला इशू तो आ गया इनका, दूसरा आने वाला बिंब प्रतिबिंब। और बिंब प्रतिबिंब पत्रिका जो है बिल्कुल बुद्धिजीवियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो आजकल की जो दौर चल रहा है उसके लिए इनका पढ़ने वाली पत्रिका है। पर लेकिन अपनी दिमागी खाना खोलना पड़ेगा। हम लोग रिटायर हो गए हैं, दिमागी खाना खोलते हैं कभी कभी, लेकिन लगता है कि ये बीच में थोड़ी घुसपैठ करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत संवेदनशील है और ये प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ही चिंताशील है, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने देश के लोगों के प्रति, इस संस्था के, इस सामाजिक व्यवस्था के प्रति, इस राजनीतिक दायरों के प्रति जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये कहते हैं। और आक्रोश इनकी कविताओं में है, लेकिन ऐसा क्रोश नहीं है, निराला जैसा क्रोश हो तो क्या कमाल की बात हो जाए। तो अनिल पांडे जी, राजे, आप मेरे स्टूडेंट भी हो, बच्चों की तरह हो, लेकिन आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं और उसमें दम है। आगे बढ़ते जाइए, लिखते जाइए। आज अच्छी सी कविता, कोई सामने से कविता सुना दिए ताकि जो पसंद करें हमारे सारे साथी। आपके टीचर बैठे हैं सारे। बहुत आभार मैम, आप सभी को सादर प्रणाम। मुझे लग रहा है मुझे सुन पा रहे हैं आप सब, तो सादर प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और मेरी एक कविता है, ठहरो तुम। तो ठहरो तुम सुनाऊंगा। इसके पहले मैम ने जो कुछ भी कहा मेरे विषय में, वह मेरे लिए आशीर्वाद ही है, क्योंकि बड़े जब भी कुछ कहते हैं तो छोटों को आशीर्वाद तो पहुंचता ही है। तो ठहरो तुम कविता मैं सुनाने चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठहरो तुम, देखो धारणाएं कुंठित हो चुकी हैं। ठहरो तुम, देखो धारणाएं कुंठित हो चुकी हैं। बुझ चुकी है बत्ती, गुप्त अंधेरा छा चुका है। ठहरो तुम, देखो धारणाएं कुंठित हो चुकी हैं। बुझ चुकी है बत्ती, गुप्त अंधेरा छा चुका है। जा चुकी है रोशनी चांद की भी, अब सूर्य को भी मरा घोषित कर दिए हैं लोग कल की रात में। जा चुकी है रोशनी चांद की भी, अब सूर्य को भी मरा घोषित कर दिए हैं लोग कल की रात में। ठहरो तुम, खदेड़ कर चांद को बस्ती से जुगनों को स्थापित करना चाहते हैं। ठहरो तुम, खदेड़ कर चांद को बस्ती से जुगनों को स्थापित करना चाहते हैं। नहीं भाता समय की गति, नियति सबकी यही है कि समय को साथ रखना चाहते हैं। घर रख कर छाता बादल को गाली दे रहे हैं लोग बरसात में। घर रख कर छाता बादल को गाली दे रहे हैं लोग बरसात में। ठहरो तुम कि चलने जैसा कुछ भी नहीं है। ठहरो तुम कि चलने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम दौड़े जा रहे हो, अलानाहक लोग शक करेंगे। लौट आओ और जश्न मनाओ, तारे गुमनाम हुए हैं, गीत गाओ मुक्ति का।
सब बंधे हैं न बोलने की मजबूरी से, मौन बैठे हैं सबके साथ में। ठहरो तुम, मैं अभी आता हूँ घूम कर उधर से। ठहरो तुम, मैं अभी आता हूँ घूम कर उधर से। परिवेश के हालात ठीक नहीं है, चोर लगातार घूम रहे हैं सिपाही के वेश में। परिवेश के हालात ठीक नहीं है, चोर लगातार घूम रहे हैं सिपाही के वेश में। पकड़े जा रहे हैं हंस, बगुले नृत्य कर रहे हैं ढपली बजाकर। पकड़े जा रहे हैं हंस, बगुले नृत्य कर रहे हैं ढपली बजाकर। डरे सहमे मुर्गे बाग लगाना छोड़ चुके हैं इन दिनों प्रभात में। ठहरो तुम कि ठहरने जैसा कुछ भी नहीं है फिर भी। ठहरो तुम कि ठहरने जैसा कुछ भी नहीं है फिर भी। चलने की प्रक्रिया से तौबा करो, बुद्धिमानी ही नहीं है चलते रहना लगातार। बुद्धिमानी ही नहीं है चलते रहना लगातार। ठहरना सही अर्थों में अपने ढीले होने का सबूत देना ही नहीं है। समय के साथ सामंजस्य बिठाना भी है संग साथ में। समय के साथ सामंजस्य बिठाना भी है संग साथ में। धन्यवाद। शुक्रिया अनिल जी। वो आक्रोश तो आपकी कविता में झल रहा है, पर आप बहुत अच्छा लिखते हो। आगे भी हमें उम्मीद है कि आप ये हिंदी जो संसार को आप थोड़ा सा एक थंब की तरह रखोगे और उसको संभाले रखोगे, पकड़े रखोगे। डॉक्टर मोहिंदर सिंह बेदी जी से है। ये आजकल चांसलर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय डलहौजी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डलहौजी की है, वहां पर चांसलर हैं। बेसिकली ये अमृतसर से हैं और ये प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस यूजीसी के भी हैं। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लिटरेचर के जो हेड रह चुके हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हेड तो हिंदी डिपार्टमेंट के थे ही, लेकिन कबीर और स्वामी विवेकानंद चेयर के भी जो हेड थे। इन्होंने बड़ा ही काम किया है हिंदी को। मैं चाह रही थी कि हमारे बीच में, अब सॉरी मैं मतलब माइना करना कि सरदार जी हमारे नागराज जी तो है ही हैं, लेकिन और भी सरदार जी जो हिंदी पढ़ाते हो, मेरे अपने गुरु रहे हैं। देखो मतलब डॉक्टर साहब का मैं नाम भूल गई हिंदी से, तो वो भी सरदार जी थे और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे। और दिल्ली में तो जितने भी हिंदी के प्रोफेसर्स भी लगे हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। जितनी हम हिंदी पंजाबी में इतनी अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल सकते, लेकिन जब वहां पर जाए तो सरदार जी के मुंह से अब जब हिंदी के शब्द सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भी ये हमारे अपने ही हैं सारे। तो सबसे बड़ी बात जो मैं डॉक्टर साहब की कहूंगी, डॉक्टर बेदी जी की, कि इनको राष्ट्रपति 2017 में राष्ट्रपति इनाम के द्वारा इनाम 5 लाख का इनाम मिला है। तो इतनी बड़ी राशि का इनाम इनको ही गया, तो इनको बहुत बहुत सेवी पुरुष के तौर पे इनको मतलब दिया गया था। इनकी पाले में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, 50 किताबें हैं इनकी, और रिसर्च पेपर 200-300 के लगभग इनके रिसर्च पेपर होंगे। अभी इनका ना कविताएं तो देखते हैं, कहानियों पर इनके, लेकिन आलोचना में इनका बहुत पैठ है। अभी एक इनकी हिंदी की किताब आई थी, एकांत में शब्द कविता संग्रह था, पोइट्री कलेक्शन था। और कमाल की बात है कि इन्होंने सारी किताब को अपने ही द्वारा पंजाबी में इन्होंने ट्रांसलेशन कर लिया, जिसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि पंजाबी में हिंदी से पंजाबी है, पंजाबी से हिंदी आए। मैं भी हिंदी से पंजाबी, पंजाबी से हिंदी करती रहती हूँ, तो इससे हमारा जो दायरा और बढ़ता है। हम लोग पंजाबी हैं तो पंजाबी हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो इसमें सारी हमारी एक पहचान बनती है। तो पहचान बनती है तो बुद्धिजीवी संसार के हैं, उसमें भी हमारी पहचान बनती है। तो डॉक्टर बेदी साहब ने अपनी पहचान बहुत अपनी हिंदी जगत में और इस शब्दों की जगत में और इस पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में अपना स्थान बनाया है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। और चांसलर आज वर्किंग है, मतलब जो लोग पढ़ते लिखते जो निरंतर चलते रहते हैं वो बैठ नहीं सकते। तो आजकल डॉक्टर साहब डलहौजी इतनी पहाड़ियों का रास्ता तय करके वहां पहुंचते हैं विश्वविद्यालय में। मुझे कह रहे थे आज मैं पहाड़ से थोड़ा गुरेज करती हूँ, बाद में देखूंगी। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, आपको मेरी आवाज सुन रही होगी। मुझे अभी आपकी आवाज कुछ नहीं सुनाई दी डॉक्टर बेदी जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि इन दिनों जिस चीज की आवश्यकता है आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ऑनलाइन साहित्य की बात करना, कविता की बात करना, और जिस संकट में से पूरा विश्व गुजर रहा है
मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास पाठकों को, श्रोताओं को और स्वयं रचनाकार के लिए एक प्रेरणा भी बनेंगे, उनके अंदर एक स्फूर्ति भी आएगी और वो पुनः ऐसे हालात में अपने सृजनात्मक कार्यों के साथ जुड़ेंगे। मैं पहले तो आपको साधुवाद देता हूँ कि आप जब चंडीगढ़ में या भारत में होती हैं तब भी बहुत सक्रिय होती है और विदेश में भी जाकर आपने अपनी इस सक्रियता को जारी रखा, लोगों को इकट्ठा किया। एक बहुत बड़ा प्रयास आप कर रहे हैं। आज भारतीय साहित्य के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रवासी साहित्य को साहित्य इतिहास लेखन का अंग कैसे बनाया जाए। हम हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी कविता, हिंदी संस्मरण इत्यादि का इतिहास लिखते हैं। अब जो विदेशों में हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है वह हिंदी साहित्य इतिहास का हिस्सा कैसे बने, इस पर पूरी भारतीय भाषाओं में सोचा जा रहा है। अभी आप देखिए कि चाहे गुजरात है, चाहे मराठी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, उसके सामने ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा प्रयास इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा वालों ने किया। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। तो वहां एक पूरा भारतीय साहित्य और प्रवासी साहित्य को लेकर एक बहुत बड़ा विभाग भी खुला है और उसमें अलग अलग भारतीय भाषाओं में जो प्रवासी कविता, प्रवासी कहानी, प्रवासी उपन्यास, प्रवासी आलोचना पे काम हो रहा है, उसका आकलन संकलन करना लोगों ने शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि एक 21वीं शताब्दी में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हिंदी का जो सूर्य है वो डूबता नहीं है। आप देखिए कि 257 देशों में हिंदी का पठन पाठन होता है। 60 करोड़ लोग दुनिया के या तो हिंदी जानते हैं या हिंदी समझते हैं या हिंदी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो 60 करोड़ लोगों की भाषा का नाम हिंदी है और आज विदेशों में बहुत जरूरी है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी भारतीय संस्कृति की, राष्ट्र की और एशिया के देशों की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। और हिंदी के साथ जुड़ना, हिंदी में लिखना, हिंदी साहित्य पढ़ना, आप ये देखिए कि आज विश्व के सामने इस चुनौती का उत्तर प्रवासी हिंदी साहित्य इतिहासकार, साहित्यकार बहुत बाखूबी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर निर्मल जसवाल कि ये जो प्रयास हिंदी कविता के साथ जुड़े हुए हैं, ये भारतीय साहित्य इतिहास लेखन में आने वाले दिनों में नया रंग भरेंगे। ये केवल ऑनलाइन कविता नहीं है, ये बहुत बड़े पटल पर हिंदी की उन्नति के, हिंदी के विकास के, हिंदी चेतना के आप लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब निर्मल जी ने कहा कि आप उसमें शामिल हो। तो मैंने मूलतः पंजाब के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना कार्य किया है। मैंने पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जिन्होंने आरती लिखी थी, ओम जय जगदीश हरे, जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास लिखा था, तो उनका पूरा जो साहित्य है वह मैंने हिंदी विद्वानों की दृष्टि में मैंने उसको लाने का प्रयास किया। और आज आप देखिए कि हिंदी प्रदेशों ने जो हिंदी साहित्य को दिया है वह हिंदी की बहुत बड़ी
निधि है। इसलिए निर्मल जसवाल जैसे महिलाओं के ये प्रयत्न केवल पंजाब के हिंदी कविता तक या भारतीय कविता तक, बल्कि अब प्रवासी साहित्य जो लिखा जा रहा है उसके प्रति जो एक जागृति इन्होंने लाने की कोशिश की है, आज उसका ये एक सफल उदाहरण है। तो मैंने इन दिनों कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक कविता मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। तो आप सुनिए कि आज घर में रहकर हम क्या, हमारी संवेदना क्या है। इस कविता का शीर्षक है मैं घर पर हूं। वह अब फोन पर कभी नहीं पूछती तुम कहां हो, उसे पता है मैं घर पर ही हूं। वह अब फोन पर कभी नहीं पूछती तुम कहां हो, उसे पता है मैं घर पर ही हूं। अच्छा हुआ बदलती दुनिया में तुम ठहर गए, पृथ्वी पर गतिहीन होकर। अच्छा हुआ बदलती दुनिया में तुम ठहर गए, पृथ्वी पर गतिहीन होकर। गृह गति देगी पुनः ऊर्जा भूषणता, घूमेगी फिर धरा, देखेंगे उसे फिर चांद सितारे सूरज अनेक। घूमेगी फिर धरा, देखेंगे उसे फिर चांद सितारे सूरज अनेक। निकलेगा दिन बन शक्ति, निकलेगा फिर दिन बन शक्ति अपने गृह द्वार से। तुम फिर पूछना कहाँ हूं मैं, तुम फिर पूछना कहाँ हूं मैं। गृह बल से मैं उत्तर दूंगा घर पर हूं। तुम फिर पूछना कहाँ हूं मैं, गृह बल से मैं उत्तर दूंगा घर पर हूं मैं। विश्व मंत्र के साथ ले लिया मैंने मंत्र विचार, मिल गया मुझे अमृत दान में, मिल गया मुझे अमृत दान में। अब मत पूछो मैं घर पर ही हूं, अब मत पूछो मैं घर पर ही हूं। तुम जब चाहो निर्भय होकर आ जाना, और तुम अब मत कहना फोन पर कि तुम कहाँ हो, मैं घर पर ही। तो ये इन दिनों मैंने एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों के साथ शरीक होकर, आप लोगों की कविताएं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं निर्मल जी का, आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। जब कभी, मुझे नहीं पता कि आप अन्य देशों से हैं या भारत में से हैं, पर जब कभी भारत आए, मेरा आपको निमंत्रण है कि आप धर्मशाला आइए। धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी आपकी कविताएं सुनी जाएंगी और हम दाद देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, शुक्रिया बीच में आपको बार बार कहने का, क्योंकि ये बाकी मैं सोचती हूँ मेरे साथी ना चले जाएं, आपकी कविता से हम वंचित ना रह जाएं। तो आपके ने जो वक्तव्य भी दिया तो बहुत खूबसूरत है और बड़ा अच्छा लगा, लोगों को ज्ञान की बातें भी पता लगी। लेकिन कविता आपकी बहुत सार्थक है सर। मैं तो आपकी वैसे ही कविता एकांत के शब्द में सारी किताब पढ़ी है मैंने। किताब मेरी इंडिया में पंजाब चंडीगढ़ में रह गई है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकी, और देखती हूँ किसी तरह। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद बना रहे तो आगे भी हम कुछ कार्य करते रहेंगे और आपको किसी तरह किसी और सब्जेक्ट में बुलाएंगे। मेरी मुराद आगे जो हमारी एक फ्रेंड है चंडीगढ़ से हैं, हमारे अमृतसर से भी हो गए हैं, जलंधर से भी हो गए, जलंधर फगवाड़ा से भी हो गए, कनाडा से भी है, लेकिन चंडीगढ़ के 2-3 काफी जुड़े हुए हैं। तो मेरी मुराद ये परमिंदर सोनी से। परमिंदर सोनी जी, मैं क्लॉक वाइज ही चल रही हूँ, एंटी क्लॉक वाइज नहीं, क्लॉक वाइज चल रही हूँ। तो परमिंदर सोनी जो है बड़ी संवेदनशील है और बड़ी भावुक सी कवित्री हैं। इनको मैं अभिव्यक्ति, हमारा एक संस्था जो है चंडीगढ़ में, डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदीरत्ता जी, उसमें ही मिली हूँ। मेरी फ्रेंड है अलका कांसरा, वो पहले आ चुकी हैं कविता में, तो उनके जरिए भी इनका ज्यादा वाबस्ता पड़ा है। घर भी एक बार ही आना हुआ है, वैसे मिलते रहते हैं और बड़ी अच्छी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक ग्रुप शुरू किया अलका कांसरा के साथ मिलके,
जिसमें किताब जो बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश की किताबें हो, हिंदी की कोई भी, और उन बुक्स को कोई रिकमेंड कर दे तो 7 दिन लगातार इन्होंने किताब पढ़ी हो या जो भी है दिखाना होता है कि हमने ये पढ़ी है, और रिकमेंड करना होता है कि ये भी कोई पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ के रिकमेंड करना दूसरों को, पढ़ने वालों को अच्छा लगता है कि हाँ इसमें कुछ है। हिंदी अंग्रेजी की ये पोइट्री करती हैं। इनका रीडिंग सिस्टम जो मैंने अभी बताया कि 7 दिन लगातार चलता है। और टीचिंग में भी ये रही हैं। पोइट्री कलेक्शन जो इनका भी आया है, उफ ये मोह, उफ ये मोह, लेकिन अभी रिलीज नहीं किया। तो मैं इनसे पूछ रही थी कोई किताब आई है, हम जो लोग शामिल उनको कर रहे हैं जिनकी एक किताब तो कम से कम आई हो ना, ताकि नहीं आई तो आगे फिर तसद्दुद करें, कोशिश करें कि इनकी कोई किताब आ सके, अपने पढ़ने वालों को मिल सके। तो उफ ये मोह मैंने अभी पढ़ी नहीं है। चिल्ड्रन कलेक्शन कविता का इनका तैयार है, वो शायद अभी इसी साल सबसे, या ये जो हमारी जो सखी हैं ये करुणा, तो इसकी मेहरबानी हो तो खुल जाएगा, तो किताबें भी धड़ाधड़ आएंगी। तो मैं एक हमारे कवित्री हैं तारन गुजराल जी, उनके जो रिश्तेदार हैं, लेकिन तारन गुजराल को किसी वक्त बुलाऊंगी, जो ठीक ठाक सेहत हुई तो उनकी कविताएं सुनने वाली हैं, फोटो वाली। तो खैर जो भी है, परमिंदर सोनी जी, मैं आपको अब आह्वान करती हूँ कि आप प्लीज एक अच्छी सी कविता और अपने मिनट में शुक्रिया आपका और मेजर नागराज जी का, जो आपने ये सब प्रयास किया है। हमारी खुशकिस्मती है हम आप सबसे मिले और जुड़े हैं। और मेरी कविताएं, जैसे आप कह रहे हो, बस जो मेरी भावनाएं होती हैं जो मैं अभिव्यक्त करती हूँ, और मेरे शब्दों में बस मेरे मोह के पात्र हैं, जो मैंने महसूस किया, जो मेरे आसपास का था, जो संवेदनाएं हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ अपनों की हैं, और कुछ आसपास की हैं जो मेरी अपनी हो गई, बस उन्हीं को मैं व्यक्त करती हूँ। तो आज की जो है वो भी समसामयिक ही है, जो हमने सृष्टि को इतना सत्यानाश किया है, तो अब सृष्टि आगे से बोल रही है। एक आग हूं सुलग रही, एक आग हूं सुलग रही, जगमग जगमग चमक रही, ना कुरेदो ना, हूं अंदर ही अंदर सुलग रही। हवा तिल भर भी जो मिले, उठेंगे शोले लपटों के, दिखेंगे मंजर विनाश के, फिर आग ही आग, फिर राख ही राख, बचेगा क्या? न तू न वो, सूना हर सू, हर महल तेरा फिर कब्रिस्तान, हर महल तेरा फिर कब्रिस्तान, ना कहीं तू न तेरी शान, बस मैं, सिर्फ मैं रहूंगी आसपास, निकल पड़ी हूँ फंदों से, हूँ दूर तुम तुच्छ बंदों से, हूँ जुगनू सी मैं चमक रही, अंधियारे में भी दमक रही। क्या पाएगा तू मेरा पास, ना आया तुझे तो जीवन भी रास। मैं तब भी थी जब कुछ ना था, मैं अब भी हूं जब हर कोई रोता। सृष्टि हूं अब तक ना समझे, वो अपने ही दंभ में उलझे, बस रहो तुम ऐसे ही अपने ही दंभ में उलझे। शुक्रिया। सोनी, आपने बड़ा अच्छी तरह समेट लिया, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो थोड़ा टाइम की तरफ भी देख रहे हैं। आपको तो कोई बात नहीं, इवनिंग है, हमने तो अभी ब्रेकफास्ट भी लेना है, चाय भी साथ साथ पी रहे। आगे मैं बड़ी अच्छी संवेदनशील कवित्री बुला रही हूँ, यंग सी कवित्री हैं, बड़ी खूबसूरत सी हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने एक्चुअली जितनी वो दिखती है ना वैसी है नहीं, इतनी तड़ाक से जो व्यंग करती हैं अपने आसपास में ही, तो व्यंग से आदमी ना हक्का बक्का रहता है किसके बारे में लिखा है, किसके बारे में। लेकिन जब भी रचना कोई करता लेखक, तो वो जनरलाइज करता है, एक किसी पुरुष या किसी स्त्री के बारे में नहीं लिखता, वो पूरे समाज में जो रिएक्ट करता है। जैसे मेरी कहानियां भी ऐसी हैं, सामाजिक रिएक्ट करती है। मैंने बड़े पापड़ भी बेले और बड़े अटैक भी हुए, मैं तो आई डोंट केयर। तो मेरी मुराद दलजीत कौर से है, इन्हों के पंजाबी और हिंदी दोनों में लिखते हैं। दलजीत कौर जी, आप का हाथ नहीं दिख रहा मुझे, आप हैं, आवाज दीजिए। अच्छा, ओके। ओ, थोड़ा सा अलग से है ना। तो इन्होंने जो पोएट्री हिंदी की और पंजाबी की भी लिखते हैं, पंजाबी में बड़े अच्छे स्टाइल्स लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो किसी वक्त हम इनका वो सुनेंगे। तो बाकी ये टीचिंग में भी रही हैं। टीचिंग अब इन्होंने छोड़ दिया, अब स्वतंत्र लेखन करते हैं। जो व्यक्ति स्वतंत्र लेखन से जुड़ जाते हैं वो बड़े आगे से आगे जाते रहते हैं। मैं मतलब मैं आशा भी करती हूँ और विशेष भी करती हूँ, विश भी करती हूँ, मतलब देती हूँ कि जो थोड़ा सा आगे जितना भी लिखे, थोड़ा सा अच्छा लिखे और अच्छा ही लिखती हैं। तो और हमें इंतजार रहेगा इनके शायर का, इनकी कविता का। मैं कविता इनकी बहुत अच्छी है,
तो कोई कविता आप हिंदी में हमें सुना दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हमारा चंडीगढ़ कितना रिच है इन लैंग्वेज से, हिंदी से और इन धाराओं, इन विधाओं से। हाँ जी मैम, मैं कोशिश करती हूँ। छोटी सी कविता से शुरू कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है जहर। मेरी मौत का कारण वह जहर नहीं था, मेरी मौत का कारण वह जहर नहीं था जो जहर कहकर दिया था तुमने। मेरी मौत का कारण वह जहर नहीं था जो जहर कहकर दिया था तुमने। मेरी मौत का कारण वह जहर था जो शहद कहकर दिया था तुमने। मेरी मौत का कारण वह जहर था जो शहद कहकर दिया था तुमने। दूसरी कविता, कांच के अक्षर। अपना अर्थ खोकर कांच के हो गए अक्षर। अपना अर्थ खोकर कांच के हो गए अक्षर। चुभने लगे बातों के किनारे। चुभने लगे बातों के किनारे। रक्त रंजित हो गया दिल और दिमाग। तेरी बात के निकल आए तीखे नुकीले मायने। तेरी बात के निकल आए तीखे नुकीले मायने। छलनी करते मेरी आत्मा, लहू लुहान होता व्यक्तित्व। फैलने लगा जख्मों का जहर। मेरे स्नेहिल शब्दों का मरहम कम नहीं करता मवाद। मेरे स्नेहिल शब्दों का मरहम कम नहीं करता मवाद। रोज घड़े जाते नए कांच के अक्षर औजार। रोज घड़े जाते नए कांच के अक्षर औजार। इन्हीं औजारों से होती हत्याएं आत्महत्याएं। इन्हीं औजारों से होती हत्याएं आत्महत्याएं। खतरनाक होते हैं कांच के अक्षर। खतरनाक होते हैं कांच के अक्षर। ताउम्र कम नहीं होती धार। शरीर नहीं आत्मा पर करते हैं वार। मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ कांच के अक्षर। मुझे चाहिए मोम से कोमल अक्षर जो ठेस ना पहुंचाए। मुझे चाहिए मोम से कोमल अक्षर जो ठेस ना पहुंचाए। बस दिल में उतर जाएं। क्या नहीं बदल सकते तुम अपने अक्षर? क्या नहीं बदल सकते तुम अपने अक्षर? कांच के अक्षरों से किसी का भला नहीं होगा। कांच के अक्षरों से किसी का भला नहीं होगा। खतरनाक है कांच के अक्षर, खतरनाक है कांच के अक्षर। धन्यवाद। बहुत अच्छे फिरवीर जी, जैसा मैंने कहा था वैसे ही आपने कविता सुनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं बढ़ती हूँ। थैंक यू। आगे मैंने ना बस हम थोड़ा सा अपने चरम सीमा पर ही हैं। बड़ी अच्छी कवित्रियां और बड़े खूबसूरत कवित्री मेरे सामने बैठी हैं। मेरा आशा है विजया सिंह से है। विजया सिंह जितने देखने में खूबसूरत हैं उतने ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका, सॉरी मैं विजया सिंह को देख लूं। विजया यहाँ पर आप दिख रहे हैं मुझे? आप, मैं देख रही हूँ। मैं आपको, हाँ दिख गई। हाँ जी, आगे। तो मुझे जब आपने ना ये कहा कि मैंने नाटकों में भी ये काम करते हैं और ये अपने फिल्म भी बनाते हैं, और ये बेसिकली तो ये अंग्रेजी की लिटरेचर की ये लेक्चरर हैं, GCG 11 में पढ़ाते हैं। नागरा साहब GCG में, सॉरी GCM में पढ़े हैं। तो नागरा साहब भी आपके पड़ोसी हैं विजया जी, वहीं से जो पढ़े हैं। तो विजया ने हिंदी सिनेमा पर 2017 में एक मतलब जर्नी जो है लेवल क्रॉसिंग रेलवे जर्नी पर जो काम किया। तो फिल्म का जो काम तो करते हैं लेकिन एक्टिंग से भी बंधे हुए हैं, और फिल्म मेकर है FTII जो अपने पूना से है, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली। सबसे पहले जब मैं इनको मिली ना, एक मेरे दद्दू जी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ इन्होंने काम कर रहे थे। तो मुझे वो नाटक देखते हुए टैगोर थिएटर में इनका नाटक चल रहा था, हंडिया का था, पता नहीं मुझे उसका नाम भूल गया। तो मुझे वो हंडी मीट, तो वह ना मैं देख के मुझे एक बकरी नाटक है वो याद आ गया। आपको विजया जी, आपको पता नहीं होगा विजया जी कि मैं भी नाटकों से जुड़ी हूँ। शुरू में गार्गी के उसके नाटक में भी जुड़ी थी, लेकिन बाद में बकरी वाली का एक नाटक इसमें मैंने किया था। बकरी देख के ना वो जो
एक याद आता है उनका बीच में गीत था, खुश्क कलेजी नरम नरम, ऐसी बात करके जब आपने मीट की वो हंडिया निकाली तो मुझे एकदम से वो बकरी का नाटक का वो याद आ गया। तो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई और फिल्म से जुड़ी हुई और कविताएं इतनी खूबसूरत लिखती हैं। तो विजया जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप अच्छी सी कविता सुनाएं। हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, तो उनको आत्मविभोर कर दिए। चंडीगढ़ बड़ा खान है इस सभी विधाओं से जुड़े होकर, और बड़े संवेदनशील लोग रहते हैं और बड़े संवेदना से भरे हुए कविताओं को रच के दूसरों को दिखाते हैं, और नाटक का तो पूरा चंडीगढ़ मशहूर है। नागराज जी, आप सुनिएगा। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नागराज जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आप सबको नमस्कार। तो मैं आपके सामने 2 कविताएं रखना चाहती हूँ। एक कविता है, उसका शीर्षक है आलू। आलू। हाँ। आलू साक्षात प्रेम है। आलू साक्षात प्रेम है, नर्म है उसका स्पर्श और मीठा उसका स्वाद। जीभ से फिसलता वो कब हलक में और कब दिल में सुकून बन दौड़ने लगता है, ये कामसूत्र से आगे की घटना है। और शिव का तीसरा नेत्र खुलने से पहले की भी उसकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर कोई शास्त्र नहीं संभव। वह स्वयं दर्शन है और उसका प्रभाव भी। कामना उसके एक फूल से दूसरे की तरफ उड़ती तितली भर है। यदि कामदेव ने गन्ने के धनुष से फूलों के तीर नहीं, उबले आलू का चोखा और चिप्स के थाल आत्मयोनी श्री महादेव को प्रस्तुत किए होते, तो ये संभव था कि उल्फत में इतना उत्पात न होता और न होता प्रणय गुप्त अत्याचार का माध्यम। आलू की सत्ता देवत्व और दानत्व से परे रस का संपूर्ण प्रबंध है। धरती के नीचे उसकी जड़ों ने थाम रखे हैं महाद्वीप। उसके बैंगनी फूल और पीले पुंकेसर केसर से अधिक वैभव लिए हैं और अफीम से अधिक मादकता। उसकी आंखें इंद्र की शत आंखों से बृहद कामुक हैं और उर्वर है उनका हर आंसू। सिर्फ दृष्टि से स्थापित किए हैं उन्होंने विशाल साम्राज्य। एंडीज से हिमालय तक वे सिर्फ आंखों के सहारे चले आए हैं। असंख्य सर्वहारा जन इनकलाब की तलाश में उसकी सराय में आ रहे हैं। घूंट दर घूंट पी रहे हैं इंतजार मनुष्य के मनुष्य होने का। एक कविता और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शुक्रिया। एक कविता और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है पार्क में हाथी। महापुरुषों की माताओं के स्वप्नों, अजंता के भित्ति चित्रों और पौराणिक कथाओं से उठकर श्वेत हाथी सार्वजनिक पार्कों में आ बैठे हैं। कोई सूंड उठाए बैठा है तो कोई फुटबॉल लिए। बच्चे जो उनकी पीठ पर फिसलने के करतब दिखा रहे हैं, वे नहीं जानते इनकी सूंड सलामी के लिए नहीं, सूक्ष्म और स्थूल की पड़ताल के लिए बनी है। जैसे मूंगफली को छीलने और केले के गुणों की व्याख्या के लिए। हम ये भूल चुके हैं, पर करीब 70,000 साल पहले जब आदि मानव अफ्रीका के महाद्वीप पर भटक रहा था, हाथी सामाजिक हो चुके थे। बुजुर्ग हथनियां परिवार नाम की इकाई गढ़ चुकी थी। बच्चों की परवरिश को सामुदायिक रूप दे चुकी थी। मृत्यु के संस्कार रच चुकी थी और शोक सभाएं बुलाना शुरू कर चुकी थी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित कर चुकी थी। हालांकि राष्ट्र नाम की इकाई से वे बची रहीं। बिना पासपोर्ट वीजा के एक महाद्वीप से दूसरे विचरना उन्हें अच्छा लगता था। नदियों की गहराई उन्हें विचलित नहीं करती थी और ना ही दूसरी प्रजातियों के जीव। खुश मिजाज होने की वजह से वे हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड जैसी चीजों से बचे रहे। कांगो के विशाल जंगल, ऊंचे रबड़ के दरख्त उनके लालच का सबब कभी नहीं बन पाए। छाल पहने, हाथ में भाला लिए मनुष्य को वे पहचान तो तभी गए थे, पर उन्हें अपनी करुणा और ताकत पर भरोसा था। ये कोई संयोग नहीं कि बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे तब वे हाथी ही थे।
कुर्स और छदंत का आमना सामना हुआ होता तो क्या संभव था कि कुर्स भिक्षु हो जाता, या छदंत जातक कथाओं का पात्र नहीं, आनुवांशिक उत्परिवर्तन का नमूना मात्र। यूं हाथी चाहते तो डील डोल के हिसाब से क्रम विकास के दौर में आगे निकल सकते थे, पर वे संतुलन और खुशी का मर्म जान गए थे। मनुष्य जो हमेशा ही से दयनीय और दुखी जान पड़ता था, को उन्होंने आग और पहिए का खेल खेलने से नहीं रोका। इसे याद कर छतबीर के चिड़ियाघर का इकलौता हाथी रस्सी से बंधा बार बार अपने पैर पटक रहा है। कुर्ट्स जो है वो जोसेफ कॉनराड के उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस का मुख्य पात्र है, तो उसका रेफरेंस है इसमें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजया सिंह जी, बड़ी अच्छी कविताएं लिख रहे हो, आजकल टॉक्स भी है बीच में। शुक्रिया। इससे आगे मैं हमारा अंतिम पड़ाव है नागराज जी, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, पर अच्छी सारा कुछ सब अच्छी चल रही है। तो मेरी मुराद आगे है। रश्मि जी आजकल ना बहुत छाई हुई है चंडीगढ़ वाले जानते हैं जितने भी जुड़े हुए हैं कि रश्मि जी आप कहाँ हो। जी मिल गए। हाँ जी रश्मि मेरी आवाज सुन रहे हैं? रश्मि जी हाँ जी हाँ जी आगे। तो ये रश्मि जी, हाँ रश्मि जी की ना आजकल जी आपकी आवाज सुन रही हूँ मैं। हाँ अब मैंने सुन लिया आपकी आवाजें और आप मेरे सामने भी आ गए हो। सामने तो अभी आए नहीं, चल आगे। तो ये रश्मि शर्मा अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं एक स्कूल में, और ये वाइस प्रिंसिपल हैं वहाँ की। तो एक हिंदवी संस्था है जिनसे वे जुड़ी हुई है, और उनके जरिए उन्होंने एक अपनी किताब आजकल दी है। बड़ी दो मैंने उर्दू के कवि आपको यहाँ पर पेश किए, एक गुल जी जिनकी उर्दू बड़ी खूबसूरत है और सब सुनते हैं, और एक जे नए आए हैं, मतलब पहले तो बहुत इनके सुनता रहे इधर उधर, लेकिन जब इन्होंने कविता का एक संग्रह, गजल का संग्रह लिया, कागज पर उर्दू और हिंदी का सम्मिलन है इस किताब में, तो बड़ी खूबसूरत इनके जो शब्द है ना, आप उनको सुन के हैरान हो जाओगे कि कितने खूबसूरत इन्होंने शब्द इसमें दिए। तो हिंदवी संस्था से जुड़ने के कारण इनको बड़ा प्रयास मिला। ये सिर्फ हमारे कनाडा से नहीं जुड़े आज, अभी मैंने पीछे इनको न्यूजीलैंड से भी देख रही थी, और इतने सक्रिय है कि इतनी भाग दौड़ बची रहती है इनमें, इतना कुछ इन्होंने गेन किया अपनी लाइफ में, इतना अनुभव समेटे हैं जिनको अपने गजल के जरिए हिंदी और उर्दू जो संग्रह उसमें तो है ही है, लेकिन पंजाबी के भी जो टप्पे वगैरह भी बहुत लिखते हैं, और पंजाबी में इनको खूब आती, पंजाबी संस्था से, पंजाबी लेखक सभा से भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ी हूँ उनसे, मैं वहाँ की मतलब बहुत पुरानी मेंबर भी हूँ। तो इनका भी जब गजल सुनती है तो मैं कहती हूँ रश्मि जी आप ये उर्दू कैसे बोल लेते हो और कैसे लिख लेते हो? तो इन्होंने बड़ा कुछ जो भी डिप्लोमा वगैरह किया है उसके जरिए इन्होंने उर्दू की। तो हमारे सामने अब जी मेरे को लगता है कि ये शायद कोई गजल या कोई कविता, वैसे हमारा कविता का आजकल आज का दौर है, तो कविता सुना दें या कुछ भी सुना दें, तो हमें उर्दू के शब्दों से ओतप्रोत करते हैं। प्लीज आइए रश्मि शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ, फिर उसके बाद मेजर नागरा जी उनके शुक्रगुजार हूँ। नागरा जी का पहले, क्योंकि रश्मि जी नागरा जी का पहले, क्योंकि नागरा जी ना होते तो ये मेरी ये अंतर्मन संस्था नहीं होती थैंक यू। हाँ जी जी बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। उनसे मैं एक बार मिल भी चुकी हूँ। हाँ मुझे मालूम है, मिलवाया था, छोटी सी मुलाकात थी। आप याद दिलाइए ना। विनोद खन्ना जी की किताब के उसमें। नहीं आ रही मेरी? आ रही आवाज आ रही है जी मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। विनोद खन्ना जी की किताब की। हाँ जी चंडीगढ़ में जी, लास्ट ईयर 2019। चलिए मैं शुरू करती हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ जी जी सर। तो चलिए मैं उर्दू की गजल ही सुनाऊंगी अभी। हाँ जी प्लीज। तारा तारा टूटी शव मेरी आंखें, तारा तारा टूटी शव मेरी आंखें, ख्वाब सजाए कैसे कब मेरी आंखें। तारा तारा टूटी शव मेरी आंखें, ख्वाब सजाए कैसे कब मेरी आंखें।
चढ़ता सूरज यूं बैठा है नजरों में, चढ़ता सूरज यूं बैठा है नजरों में, शाम तल अब मेरी आंखें दश्तो सहरा अपनी प्यास बुझा लेंगे, दश्तो सहरा अपनी प्यास बुझा लेंगे, पानी पानी होंगी जब मेरी आंखें, पानी पानी होंगी जब मेरी आंखें। और एक और गजल, इश्क से मैंने जब कह दिया तक लिया, तक लिया इश्क से मैंने जब कह दिया तक लिया, मुझसे बोली खुशी तक लिया, तक लिया। इश्क से मैंने जब कह दिया तक लिया, मुझसे बोली खुशी तक लिया, तक लिया। बिन मोहब्बत तो किस काम की जिंदगी, बिन मोहब्बत तो किस काम की जिंदगी, मैंने तुझको बहुत जी लिया, तक लिया। दर्द हद से गुजरने लगा जब मेरा, दर्द हद से गुजरने लगा जब मेरा, तेरी यादों को फिर कह दिया तक लिया। आंखें काजल लबों पर सजाने लगी, आंखें काजल लबों पर सजाने लगी, ख्वाब का जो पड़ा मरसिया तक लिया। मेरे अंदर अगरचे बहुत शोर है, मेरे अंदर अगरचे बहुत शोर है, मैंने बाहर रखा हाशिया रख लिया। तेरी बातों में बुए वफा अब नहीं, तेरी बातों में बुए वफा अब नहीं, तेरा बदला हुआ ज़ाविया रख लिया। अपने शिकवे गिले सब भुला दूंगी मैं, अपने शिकवे गिले सब भुला दूंगी मैं, मुझसे मिल तो सही ओ पिया रख लिया। वास्ता दोस्ती का न देना कभी, वास्ता दोस्ती का न देना कभी, इश्क से मैंने जब कह दिया रख लिया। बहुत बहुत थोड़ा वक्त है तो कुछ आप बताइए। हाँ जी, छोटी सी कुछ सुना दो, बस हमारा अंतिम ही है जी। ठीक है जी। अपनी अपनी खामोशी है, अपना अपना खालीपन, अपनी अपनी खामोशी है, अपना अपना खालीपन, भर पाया कब इस दुनिया में कोई किसी का खालीपन। अपनी अपनी खामोशी है, अपना अपना खालीपन, भर पाया कब इस दुनिया में कोई किसी का खालीपन। जाने कैसा अजब खजाना है ये मेरा खालीपन, जाने कैसा अजब खजाना है ये मेरा खालीपन, जितना जितना बांटा मैंने उतना लौटा खालीपन। जाने कैसी हवा चली है, जाने कैसा मौसम है, जाने कैसी हवा चली है, जाने कैसा मौसम है, तुझको मुझको इसको उसको सबको भाया खालीपन। हिजर के मौसम में छाई है एक बस इस पर हरियाली, हिजर के मौसम में छाई है एक बस इस पर हरियाली। थोड़ा माइक पीछे करके बोलिए। तेरी यादों की बारिश में खूब नहाया खालीपन, छेड़ो कोई राग पुराना, छेड़ो कोई राग पुराना, रूह खिले तस्कीन मिले। छेड़ो कोई राग पुराना, रूह खिले तस्कीन मिले, गम के नग अपनी अपनी खामोशी आया कब इस दुनिया में कोई किसी का खालीपन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे है रश्मि जी, आपके बीच बीच में आवाज थोड़ी गड़बड़ हुई पर ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छे थे। नागराज जी, मैं ये हमारे जितने भी कवि आए हैं उन सबका, सब में डॉक्टर बेदी जी का, गुरदीप गुल का, विकेश निजावन जी का, डॉक्टर शैलजा का, विजय भूषण धर जी, अनिल पांडे, परविंदर सोनी, दलजीत कौर, विजया सिंह और रश्मि शर्मा, मैं इन सब का धन्यवाद अपनी तरफ से करती हूँ। बाकी मैं माइक नागराज जी को देती हूँ। ये बड़े अच्छे शब्द कहते हैं, मैं इनसे हटके थोड़ा सा अलग से बोलती हूँ, लेकिन इनकी खूबसूरत आवाज भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। नागराज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निर्मल, और आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत जहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ मैं हेलो कनाडा और हमारे पूरे
जो सिपजिला भी इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्मन भी है। सो हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, जहाँ शुक्रिया अदा करते हैं वहाँ उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में भी अगर कोई ऐसी कोई और उद्यम हम करेंगे तो आप उसमें भी हमारे साथ जरूर शामिल होंगे। तो मेरे ख्याल से आपका खाने का टाइम हो गया। सो आज का प्रोग्राम जो है ये हमने खास तौर पे आज एक पंजाबी के बहुत, वैसे तो शायर जो है वो किसी भाषा या किसी बाउंड्रीज के नहीं होते हैं, ट्रांसलेशन का और वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। सो शिव कुमार बटालवी जी का जैसे शुरू में डॉक्टर निर्मल ने बताया था, तो उनके एक पुण्य तिथि इस वक्त चल रही है। सो हम उनको भी नमन करते हैं और उनको याद करते हैं, और आने वाले दिनों में पंजाबी में उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हमने यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है। सो उसमें कोशिश करेंगे कि आप में से अगर कोई आ सके तो जरूर हमें खुशी होगी। नहीं, मैंने सो वंस अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी का जहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपने बहुत अच्छा जो है जो कविताएं सुनाई, और आप कहते हैं कि जो एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सो वो आप वहां पहुंचे और पता नहीं कहाँ कहाँ की आपने हमें सैर करवाई, और हमारे अभी जो दर्शक हैं वो भी आपके इस जो आपका ये काव्य पाठ है उससे वो मुतासिर होंगे, और उम्मीद रखते हैं कि हेलो कनाडा और अंतर्मन का ये जो अंग जो हमने पेश किया है तो ये हमारे दर्शकों को भी बहुत खूब पसंद आया होगा और आएगा। सो आप सभी का बहुत बहुत एक दफा फिर मैं तहे दिले धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।